नताशा खुली आंखों से उसे देखती है। वो झट से उसके करीब जाकर उसका कॉलर पकड़ते हुए कहती है, आरांस तुम आ गए। आई नो इट। तुम जरूर आओगे। तुम मुझे पसंद करते हो ना। आई नीड योर सेल्फ। प्लीज हेल्प मी। ऐसे अचानक उसके करीब आने से आरांस अनकंफर्टेबल हो जाता है। वो उसके हाथ को पकड़कर झटके से खुद से दूर करता है। कंट्रोल योर सेल्फ नताशा। उसके धक्का देने से नताशा नशीली आंखों से उसे देखते हुए कांपती आवाज में कहती है, आई कांट। आराम से एक नज़र उस पर डालता है। बॉडी पर लाल निशान उभर रहे थे। उसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो चुका था। एसी में भी उसे पसीने आ रहे थे। वो अपने हाथों से अपने शरीर को रगड़ रही थी। उसकी हालत देखकर आरांस उस आदमी का शुक्रगुजार था जिसने उसकी ऐसी हालत होने से बचा ली। खैर अभी अच्छा मौका था। उसे अपना काम करना था। ओके, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा तुम्हें इस गर्मी से छुटकारा दिलाने में। नताशा उसकी बात सुनकर उसके करीब आने लगती है। उसे इस जलती गर्मी से छुटकारा चाहिए था। बट तुम्हें यह बताना होगा कि तुमने मेरे ड्रिंक में ड्रग्स क्यों मिलाया। ऐसा क्यों किया तुमने। नताशा को अपना खुद का अभी कोई होश नहीं था। दिमाग ने सोचना बंद कर दिया था। उसे इस वक्त कैसे भी अपने शरीर की आग को शांत करना था। वो टूटे लहजे में कहती है, मैं तुम्हें चाहती हूँ आरांस। तुमसे शादी करके रानी बनने का सपना है मेरा। आरांस उसकी बातें गौर से सुन रहा था, लेकिन अब उसका भी सर हल्का सा घूमता महसूस हो रहा था। माना उसने कम पिया था, लेकिन ड्रग्स का डोज इतना हाई था कि लेट से ही सही, लेकिन उस कुछ घूंट का असर अब उस पर हो रहा था। फिर भी वो अपना पूरा ध्यान उसकी बातों में लगाने की पूरी कोशिश कर रहा था। लेकिन तुम्हारी शादी उस लड़की से हो गई। तुम्हें अपना बनाने के लिए मुझे ये करना पड़ा। आई लव यू आरांस। भाई से आरांस के शरीर का टेम्परेचर भी उसे अब धीरे धीरे बढ़ता हुआ लग रहा था। वो तुरंत वहां से उठकर जाने वाला था, लेकिन नताशा के नतुल का जिक्र करते ही वो वापस अपना ध्यान उसकी बातों पर लगाता है। भाई से जब मैंने कहा तब उन्होंने मुझे ये आइडिया दिया। आई वांट टू प्लीज प्लीज हेल्प मी। ये आइडिया नकुल का था। यह सुनकर आराम से हैरान हो गया। अब उसे नकुल के यहाँ आने के लिए जिद याद आई। वो और भी बहुत कुछ पूछना चाहता था, लेकिन अब उसकी भी हालत वैसी नहीं बची थी। वो एक नज़र नताशा को देखता है, जो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। उसका ध्यान इस वक्त सिर्फ अपने ऊपर था। आराम उठकर बाथरूम एरिया की तरफ चला गया। वो जान गया था कि अब उसकी भी हालत कुछ ही देर में नताशा की तरह ही हो जाएगी। भले ही उतनी बुरी ना हो, लेकिन कंट्रोल कर पाना शायद उसके बस में ना हो। इसलिए वो जल्दी से सेरा को कॉल करता है। रात के 12 बज रहे थे। आरांस अभी तक घर नहीं आया था। ध्वनि गार्डन में टहल रही थी। आज उसे नींद ही नहीं आ रही थी। अकेला कमरा काटने को दौड़ रहा था। बाकी सब लोग कब के सो चुके थे। वो शायद आरांस का ही इंतजार कर रही थी। अब भले ही कोई कितना भी कह ले, लेकिन शादी के बंधन में बंधते ही हर कोई अपने पति से जुड़ ही जाता है। यह उस बंधन की पवित्रता है जिसे कोई चाह कर भी अछूता नहीं रह पाता। ध्वनि भी नहीं रह पाई। अब तक आरांस का घर न आना उसे परेशान कर चुका था। तभी कार की आवाज़ उसके कानों में गई। वो झट से गार्डन एरिया से निकलकर बाहर आई। वो आरांस की ही कार थी, जिसमें से सेरा आरांस को संभालते हुए निकल रहा था। ध्वनि उनके करीब पहुंची। आरांस पर अब तक नशा पूरी तरह से हावी हो चुका था। उसकी शर्ट के ऊपर के कुछ बटन खुले हुए थे। आंखें नशे में बंद और खुल रही थी। उसे ऐसे देखकर ध्वनि परेशान सी सेरा से पूछती है, क्या हुआ इन्हें, इतनी रात गए। ध्वनि को जागता देखकर और खासकर वहां देखकर सेरा चौंक गया, लेकिन वो समझ गया कि शायद वो आरांस का ही वेट कर रही थी। मैम आई थिंक सर ने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर ली है। मैं इन्हें कमरे तक छोड़ देता हूँ। शेरा बड़े अदब से सर झुकाकर कहता है। आखिर वो उसके सर की वाइफ थी। उसका अनादर कैसे कर सकता था वो। नहीं, आप रहने दीजिए, मैं लेकर जाती हूँ इन्हें। ध्वनि आरास को पकड़ते हुए बोली। ओके। उसे हिलाकर आरास का कोट ध्वनि की तरफ बढ़ाता है। ध्वनि अपने हाथ पर उसका कोट रखकर उसे संभालते हुए अंदर लेकर जाने लगी। सेरा कार पार्क करने चला गया। ध्वनि उसे हाल में सोफे पर बिठाती है। उसके बाद मेन गेट लॉक करके अब वो लंबी सीढ़ियों को देखती है। जैसे तैसे वो आराज को अंदर तो ले आई, लेकिन अब सीढ़ियाँ कैसे चढ़ाए। खैर, अब कैसे भी लेकिन करना तो था ही।
वो वापस से आरांस को उठाती है। आरांस पूरी तरह बेहोश नहीं था, वो बस नशे की हालत में था। लेकिन नशे में भी उसने धोनी को परेशान करना नहीं छोड़ा था। अपने शरीर का पूरा वजन उसने उस पर डाल रखा था। जैसे तैसे गिरते पड़ते काफ़ी ज़्यादा मेहनत मशक्क़त के बाद आखिरकार धोनी आरांस को फर्स्ट फ्लोर तक लाने में कामयाब हुई। लेकिन इतने में ही उसकी हालत पस्त हो चुकी थी। अब कहाँ आरांस, जो सुबह जिम में अपने डोले सोले बनाता था, और कहाँ हमारी पतली दुबली सी ध्वनि। वो एक फ्लोर और ऊंची सीढ़ी को देखकर मन ही मन आरांस को कोसते हुए कहती है, क्या जरूरत है इतना पीने की जब संभलती नहीं तो। गलती से ही सही, लेकिन एक नंबर का पियक्कड़ पति दिया है महादेव ने मुझे। अब बेचारी को क्या पता कि उसका पति किस नशे में है। शराब का नशा तो आरांस का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। उस नशे में आरांस खुद को संभालना अच्छे से जानता है। लेकिन ये तो ड्रग्स का असर था। बीवी, गर्मी लग रही है। आरांस की नशे में लिप्त आवाज उसके कानों तक गई। तब जाकर धोनी को आरांस का बॉडी टेम्परेचर याद आया। इनका शरीर तो सच में बहुत गर्म है। इन्हें आज अचानक इतनी तेज बुखार कैसे आ गया। खैर, अब वो उसे और ऊपर चढ़ाने के लिए बढ़ती है। आरांस को धोनी की छुअन अच्छा महसूस करवा रही थी। उसकी शरीर की गर्मी से उसे राहत मिल रही थी। इसी राहत को पाने के लिए वो खुद को धोनी के और करीब करता है और अपना चेहरा उसकी गर्दन में छिपा लेता है। अचानक उसके इस रिएक्शन से धोनी लगभग गिरते गिरते बची। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। अपने कंधे पर उसे आरांस की सांसें महसूस हो रही थीं, जिससे उसके शरीर में सिहरन सी पैदा हो रही थी। धोनी जैसे तैसे आखिरकार आरांस को रूम तक ले ही आई। वो उसे बेड पर लिटाकर उसके जूते निकाल साइड करती है। अब वो अपनी कमर पर हाथ टिकाकर लंबी गहरी चैन की सांस लेती है, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं। उसे याद आया कि आरांस को तेज बुखार है। वो उसका सिर छूकर टेम्परेचर चेक करती है, जो अब और भी बढ़ चुका था। हे महादेव, इतना गर्म! इसे तो थर्मामीटर भी मेजर नहीं कर पाएगा। ऐसे कैसे पॉसिबल है। आरांस धोनी को देखते हुए रिक्वेस्टिंग टोन में कहता है, बीबी प्लीज हेल्प मी, आई कांट हैंडल इट। उसकी कपकपाती और रिक्वेस्टिंग आवाज़ जब धोनी के कानों में पड़ी तो वो और परेशान हो गई। मैं कुछ करती हूँ। वो आराज को बेड पर इस तरह तड़पता हुआ देखकर घबरा गई थी। तभी अचानक उसे याद आया कि राशि की देखभाल के लिए ऊपर दो नर्स तो मौजूद हैं ही। ये याद आते ही उसकी आंखों में खुशी की चमक आ गई। वो जल्दी से थर्ड फ्लोर की तरफ गई। कुछ ही मिनटों में एक नर्स उसके साथ भागते हुए आई। आराज की हालत देखकर वो भी चौंक गई। उसका पूरा शरीर लाल हो चुका था। पसीने से शर्ट उसके शरीर में चिपक चुकी थी। वो गर्मी के कारण तड़प रहा था। ध्वनि नर्स को वैसे ही खड़ी देखकर कहती है, क्या हुआ, आप कुछ कीजिए ना। मैम, ये कुछ अलग है। एक मिनट, मैं डॉक्टर से बात कर लूँ। नर्स को शायद कुछ अंदाजा हो गया था। वो तुरंत डॉक्टर को कॉल लगाती है। 3-4 रिंग जाने के बाद सामने से कॉल लिया गया। नर्स उनसे यहाँ की हालत बयान करती है, जिसे सुनकर डॉक्टर नर्स को कुछ समझाती है। नर्स कॉल कट कर ध्वनि की तरफ मुड़कर कहती है, मेरा शक सही था मैम, ये बुखार नहीं है। बुखार नहीं है तो क्या है? वो चौंक कर बोली, मैम शायद इन्हें किसी ने ड्रग्स का हैवी डोज दिया है, क्योंकि जिस तरह से इनका टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है वैसा आमतौर पर बुखार में नहीं होता। क्या? धनिया वारांस की हालत देखकर बेहद घबरा गई। मैम, इसका एंटीडोज तो है, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि उन्हें उसे लेकर यहाँ आने में लगभग 1 घंटा लगेगा। अगर ड्रग्स का डोज ज़्यादा है तो इतने समय में कुछ भी हो सकता है। इससे बेहतर आप इन्हें संभाल लें। नर्स डॉक्टर की कई बात उसे बता देती है। धोनी उसकी आखिरी बात सुनकर कंफ्यूज हो गई। नर्स उसके ऐसे एक्सप्रेशन देखकर हिचकिचाते हुए कहती है, आप समझ रही हैं ना, इन्हें अभी आपकी ज़रूरत है। इस ड्रग्स का असर आपके करीब जाने से ख़त्म हो जाएगा, वरना इनका टेम्परेचर ऐसे ही बढ़ता जाएगा और ये बहुत बड़ा खराब बन सकता है। ध्वनि उनकी बात सुनकर स्तब्ध रह गई। वही नर्स अपनी बात कहकर जा चुकी थी। ध्वनि के कानों में बार बार नर्स की कई बात गूंज रही थी। आप समझ रही हैं ना, इन्हें अभी आपकी ज़रूरत है। इस ड्रग्स का असर आपके करीब जाने से ख़त्म हो जाएगा, वरना इनका टेम्परेचर ऐसे ही बढ़ता जाएगा और ये बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। वीवी, आई वांट यू, प्लीज कम टू मी। आरांस के कुछ शब्द ध्वनि के शरीर में एक अजीब सी सेंसेशन पैदा कर रहे थे। अब मैं क्या करूं? ध्वनि के माथे पर बल पड़ गए। उसकी नज़र आरांस पर पड़ी, जो अपनी शर्ट लगभग
शरीर से अलग ही कर चुका था। ध्वनि की हालत अब आगे कुआं और पीछे खाई वाली हो गई थी। वो बस आरास को तड़पते हुए देख रही थी। वो देख रही थी कि टेम्परेचर सच में बढ़ता ही जा रहा था। इनका टेम्परेचर ऐसे ही बढ़ता जाएगा और ये बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। एक बार फिर नर्स की आखिरी लाइन ध्वनि के मन में कौन गई। वो आरांस को देखती है, जिसे इस वक्त सच में उसकी ज़रूरत थी। वो अपने सामने उसे ऐसे तड़पते हुए नहीं छोड़ सकती थी। वो सोचकर अपनी आंखें बंद कर गहरी सांस लेकर वो अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाती है। शायद वो फैसला कर चुकी थी। ध्वनि का स्पर्श अपने चेहरे पर पाकर आरांस की नजरें ध्वनि पर टिकीं। वो नशे की हालत में हल्का मुस्कुराया और अपने दोनों हाथों से उसे खुद के करीब करके उसके ऊपर आ गया। ध्वनि की नज़र आरांस के चेहरे पर गई, जिस पर ऐसी चमक थी मानो उसे जिंदगी मिल गई हो। ध्वनि को उसकी बॉडी से निकलती हुई हीट अब अच्छे से फील हो रही थी। आरांस को इस वक्त किसी बात से कोई मतलब नहीं था। इस वक्त वो अपनी पत्नी की बाहों में था, जहाँ उसे ठंडक और सुकून दोनों ही महसूस हो रहे थे। वो अब खुद पर और कंट्रोल नहीं कर सकता था। उसके होंठ ध्वनि के कपकपाते होंठों की तरफ बढ़े। उसने बिना किसी देरी के उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए, जिससे ध्वनि के शरीर में अजीब सी तरंगें उठने लगीं। ये उसकी पहली किस थी। आरांस उसके होंठों को शिद्दत से चूम रहा था, जिससे अब ध्वनि भी पिघलने लगी थी। उसकी आंखें एक अलग और खूबसूरत से एहसास से बंद हो चुकी थीं। आज कुछ अलग था उनके बीच। सुहागरात वाले दिन उसकी छुअन ध्वनि को घुटन महसूस करवा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे जिंदगी बस यहीं ख़त्म हो गई हो। लेकिन आज उसकी छुअन से उसे भी उतना ही सुकून मिल रहा था। सिर्फ 25 दिन ही तो हुए थे उनकी शादी को, लेकिन बहुत कुछ बदल गया था उनके बीच, जिसका एहसास उन दोनों में से किसी को पहले नहीं था। लेकिन आज धोनी को हो चुका था। उसके हाथ आरांस के बाल में थे। आरांस अब उसके गले पर था। धोनी सब कुछ भूलकर अभी बस खुद को पूरी तरह से सौंप चुकी थी। अब चाहे भविष्य में इसका परिणाम जो भी हो, लेकिन वो अब अपने कदम पीछे नहीं ले सकती थी। धीरे धीरे रात गहरा रही थी और इसी के साथ आरांस की हरकतें भी बढ़ रही थीं। अंधेरे कमरे में दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे। चांद की रोशनी खिड़की से उन दोनों पर पड़ रही थी। उनका मिलन देखकर चांद भी शर्माकर बादलों के पीछे छिपा जा रहा था। आज की रात दोनों के मिलन की रात साबित हुई, लेकिन सुबह क्या होने वाला था, यह तो अब वक्त ही बताएगा। सुबह के 6 बज रहे थे। कमरे में अभी अंधेरा कायम था। खिड़की से हल्की हल्की धूप अंदर आ रही थी, जिससे सारी चीजें विजिबल थीं। आरास ध्वनि को अपनी बाहों में जकड़े दुनिया जहान से बेखबर चैन की नींद ले रहा था। ये इतने सालों में पहली बार था जब उसकी रूटीन स्किप हुई थी। रोज सुबह 5 बजे उठने वाला इंसान आज 6 बजे तक गहरी नींद सो रहा था। इसकी वजह शायद कल की थका देने वाली रात थी। पता नहीं रात के कौन से पैर दोनों सोए थे। चिड़ियों की चहचहाट से ध्वनि की आंख खुली। वो हल्का कसमसाते हुए अपनी नींद भरी अधखुली आंखों से कमरे को स्कैन करती है। तब उसे एहसास होता है कि इस वक्त वो बेड पर है, जिससे उसकी आंखें झट से पूरी खुल गईं। अपने आप को किसी की बाहों में महसूस करके वो अपनी नजरें अपने बगल में सुकून से सो रहे आरांस पर डालती है, जिसे रात की सारी यादें उसके जहन में ताज़ा हो गईं। वो गहरी सांस लेकर आरांस का टेम्परेचर चेक करती है, जो अब नॉर्मल था। उसकी नज़र उसके चेहरे पर पड़ी। सोते वक्त वो काफ़ी मासूम लग रहा था। उसके हमेशा जेल से सेट रहने वाले बाल अभी उसके माथे पर बिखरे हुए थे, जो उसे काफ़ी अट्रैक्टिव बना रहे थे। आज पहली बार ध्वनि उसे इतने करीब से ऐसे देख रही थी। उसे अपनी निगाहों में भरने की कोशिश कर रही थी। क्या पता यह मौका फिर कभी मिले ना मिले। वो कुछ पल उसे निहारने के बाद हल्का सा ऊपर होकर हौले से अपने होंठ उसके माथे पर रख देती है, जिसका प्यार भरा एहसास पाते ही आरांस के होंठों पर भी प्यारी सी मुस्कुराहट उभर आई। लेकिन यह मुस्कुराहट उसकी हर बार की मुस्कुराहट से काफ़ी अलग थी। निश्चल, बिल्कुल किसी क्यूट से अबोध बच्चे की तरह। ध्वनि धीरे धीरे उसकी बाहों को हटाकर खुद को उसकी पकड़ से आज़ाद करके बेड से उठकर खड़ी हुई। वो एक नज़र आराम से सोते हुए आरांस पर डालकर नीचे से अपने कपड़े उठाकर बाथरूम की तरफ मुड़ गई। ड्रेसिंग टेबल के सामने से गुजरते वक्त उसकी नज़र खुद पर पड़ी। वो आईने के सामने रुक गई। इस वक्त वो सिर्फ आरांस की एक पतली सी काली शर्ट में थी, जो उसके गोरे बदन पर बेहद खिल रही थी।
मगर अफसोस आरास ने उसे ऐसे देखने का मौका गवा दिया था। ध्वनि वापस से बाथरूम की तरफ चली गई। वो 7 बजे तक तैयार होकर नीचे पहुंची। अब तक सब नीचे आ चुके थे। अमित ध्वनि को देखकर प्यारी सी मुस्कुराहट लिए कहता है, गुड मॉर्निंग भाभी। गुड मॉर्निंग, वो भी मुस्कुराकर कहती है। वैसे भाभी, आप आज इतनी लेट कैसे हो गई? और भाई, भाई कहाँ है? आज वो जिम में भी नहीं आए। मैं अकेले बोर हो रहा था। वो आखिरी लाइन मुंह बनाकर बोला। उसके सवाल पर सब ध्वनि को देखने लगे। रचना जी ध्वनि को देखते हुए गंभीर लहजे में कहती हैं, कल रात अंश डिनर पर भी नहीं आए थे। रात को वो घर आए थे ना? ध्वनि तुरंत सर हिलाकर कहती है, जी, वो रात को घर आए थे, लेकिन उन्हें बुखार था तो वो देर से सोए थे, इसलिए अभी तक जागे नहीं है। ध्वनि उन सबको सच नहीं बता सकती थी, इसलिए उसने बुखार वाला बहाना पहले ही सोच लिया था, क्योंकि उसे पता था कि नीचे जाते ही सब उससे आरांस के बारे में सवाल करेंगे ही। क्या उसे बुखार था? और तुम हम सबको अभी बता रही हो? शिवानी जी परेशानी और गुस्से के मिले जुले भाव के साथ बोली। वो रात बहुत हो गई थी, आप सब सो चुके थे। उन्होंने भी मना कर दिया था बताने से, लेकिन अब वो ठीक है, सिर्फ अभी रेस्ट कर रहे हैं। ध्वनि शिवानी जी के गुस्से को देखकर अपना सिर नीचे करके बोली, हम सो रहे थे, मर नहीं गए थे। पता नहीं कैसे काटी होगी रात, हंस ने वो हल्के तलखी भरे अंदाज में बोली, और ऊपर की तरफ जाने को ही हुई कि अनीता जी की सख्त आवाज ने उन्हें रोक दिया। अनीता जी शिवानी जी की ओर देखते हुए सख्त आवाज में कहती हैं, आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। ध्वनि ने कहा ना कि वो अब ठीक है, रेस्ट कर रहे हैं। आप अभी रहने दीजिए, जब वो जाग जाए तब मिल लीजिएगा। ध्वनि की ओर देखकर, हमें ध्वनि पर पूरा भरोसा है, उन्होंने अंश का अच्छे से ख्याल रखा होगा। तब तो बुखार उतर भी गया। अमित जबरदस्त मुस्कुराहट लिए ध्वनि से कहता है, हे भाभी, कहीं आप वो सीरियल की हीरोइन की तरह रात भर जागकर भाई के ठंडे पानी की पट्टी तो नहीं रख रही थी? वो सोचते हुए, कहीं इसीलिए तो आप भी आज लेट नहीं उठी? उसके सवाल पर ध्वनि हल्का चौंक गई। वो हमेशा ऐसे ही सवाल करता था जिसका जवाब उसके पास नहीं होता था। अब वो हाँ बोले कि ना, उसकी समझ से बाहर था। लेकिन रचना जी उसके कुछ बोलने से पहले ही अमित को टोकते हुए कहती हैं, आपको क्यों इतनी दिलचस्पी हो रही है जानने में? चलिए, नाश्ते का टाइम हो गया है। उनकी बात पर अमित अजीबोगरीब मुंह बनाकर डाइनिंग एरिया की तरफ चला गया। ध्वनि ने भी नाश्ता करने से मना कर दिया था, इसलिए वो वापस अपने रूम की तरफ चली गई। तकरीबन 8 बजे आराज की पलकें फड़फड़ाईं। धीरे धीरे उसकी आंखें खुलीं। उसकी नजरें इस वक्त ऊपर सीलिंग की तरफ थीं, जो हल्की धुंधली दिख रही थीं। वो 2-3 बार अपनी पलकें झपकाकर वापस आंखें खोलता है। अब सब कुछ साफ था। अपना सर पकड़कर वो उठकर बैठा। हाँ, ये मेरा सर इतना दर्द क्यों कर रहा है? तभी उसको कल की बातें याद आईं। नताशा का ड्रग्स मिलाना, फिर उससे सवाल जवाब, और फिर उसका बाथरूम की तरफ जाकर सेरा को बुलाना, उसके साथ पीछे के रास्ते से बाहर जाना और कार में बैठना। यहाँ तक उसे याद था, क्योंकि तब तक वो होश में था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। कल रात की बात याद करके वो चौंक गया। उसका ध्यान सबसे पहले अपने चारों ओर गया। उसने अपनी तेज नजरों से पूरे कमरे को स्कैन किया। ये तो मेरा ही रूम है, लेकिन कुछ सोचते हुए, उस ड्रग्स का असर मुझ पर से उतरा कैसे? अब उसका ध्यान उस तरफ गया। वो तुरंत अपनी बॉडी की तरफ देखता है। उसके ऊपर चादर डला हुआ था, लेकिन उठने की वजह से उसका चादर उसके ऊपर के बदन से हट चुका था। उसकी नज़र अपने नेक्ड बदन पर पड़ी, लेकिन वो रात को हमेशा ऐसे ही सोता था, इसलिए ऊपर नेक्ड होना उसके लिए नॉर्मल ही बात थी। कुछ सोचकर वो अपने ऊपर से चादर हटाता है। ओह शिट! उसकी नज़र खुद के साथ साथ बेड पर भी गई, जो कल रात की कहानी बयान कर रही थी। उसके हाथ अपने बालों में चले गए। ये क्या कर दिया मैंने? वो एक नज़र पूरे कमरे पर डालता है। ध्वनि वहाँ मौजूद नहीं थी, लेकिन बालकनी का दरवाज़ा खुला हुआ था। वो बेड से उतरकर तुरंत अपने कपड़े पहनकर ध्वनि को ढूंढने बालकनी की तरफ जाता है। आरांस बालकनी के गेट पर खड़ा था। ध्वनि उसकी तरफ पीट के सामने देख रही थी। वो गहरी सांस लेकर उसकी तरफ गया। ध्वनि को अपनी बगल में उसके खड़े होने का एहसास हुआ, लेकिन उसने उसे देखने की जहमत नहीं उठाई, या फिर वो उसे फेस ही नहीं करना चाहती थी। आराज को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या कहे। उसकी इस दुविधा को दूर करते हुए ध्वनि बिना उसकी तरफ देखे कहती है, तो जाग गए आप? नशा उतरा या अभी बाकी है? मैं आरांस कुछ कहने को हुआ कि ध्वनि उसकी तरफ देखकर अपने हाथ फोल्ड करते हुए कहती है,
कैसा लगा अपनी अधूरी इच्छा को पूरी करके? व्हाट डू यू मीन बाई अधूरी इच्छा? आरांस आके बड़ी करके पूछता है। अरे वही जो वेडिंग नाइट वाले दिन अधूरी रह गई थी। आप इतने दिनों से यही तो चाह रहे थे। फिर कल आपने ये प्लान बनाया है ना? ध्वनि तिरछी मुस्कुराहट के साथ सरकास्टिक वे में कहती है। इसे सुनकर अब तक शांत और ग्लानि से भरे आरांस का हृदय अचानक से वापस गुस्से से भर गया। वो उसकी दोनों बांह पकड़ खुद के नजदीक कर गुस्से भरी आवाज में कहता है, तुम्हें मैं ऐसा इंसान लगता हूँ कि तुम्हें पाने के लिए ऐसे घटिया थर्ड क्लास आइडिया इस्तेमाल करूंगा? ध्वनि उसके हाथ अपने बांह पर से चटकते हुए एक्सप्रेशनलेस चेहरे के साथ कहती है, लगने की तो बात ही मत कीजिए मिस्टर राजवंशी, आपको भी तो मैं धंधे वाली लगती हूँ ना? उसकी बात सुनकर आरांस की मुट्ठियां कस गईं। ध्वनि उसका गुस्सा देखकर अपना बोलना जारी रखते हुए फीकी हंसी हंसते हुए कहती है, गुस्सा आ रहा है आपको? लेकिन किस बात पर? मैंने तो वही कहा जो आप कहते हैं। खैर सिरे लाकर आप बताइए, अब तो आपकी गलतफहमी दूर हो गई होगी ना? अब तो आपको मेरी पवित्रता का प्रूफ मिल गया। पता चल गया ना आपको, मेरे करीब आने वाले आप पहले इंसान हैं। आपका मुझ पर लगाया एक दाग तो धुल गया, अब जल्दी दूसरा मेरे भाई पर लगा दाग भी धुलेगा। फिंगर पॉइंट करते हुए, आपने जो मेरे साथ किया है ना, उसका हिसाब आपको देना होगा। ध्वनि उसकी आंखों में आंखें डालकर अपनी बात कहती है। वहीं आरांस बस उसकी आंखों में देख रहा था, लेकिन आंखें पड़ने में वो जरा कच्चा था। ध्वनि अपने कदम अंदर की तरफ बढ़ाती है, फिर कुछ दूर जाकर ठहरकर बिना पलटे कहती है, नींबू पानी रखा है, अगर सर दर्द कर रहा है तो ले लीजिएगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जहर नहीं डाला है मैंने उसमें। इतना कहकर ध्वनि कमरे से होते हुए बाहर चली गई। आरांस दांत पीसकर एक जोरदार पंच बालकनी की रेलिंग पर जड़ देता है। उसका पूरा गुस्सा बेचारे निर्जीव रेलिंग पर निकलता है, जिससे थोड़ी देर के लिए उसमें जोरदार कंपन हुआ। आरांस के हाथ का वो हिस्सा भी फट गया था जिसमें से अब खून रिस रहा था। वो गुस्से से बौखलाते साइड टेबल पर रखा अपना फोन उठाकर तुरंत अपने अनोन हितैषी का नंबर डायल करता है। नाइट आई क्लब। सुबह का टाइम था तो क्लब में सिर्फ कुछ स्टाफ मौजूद थे जो साफ सफाई कर रहे थे। आखिर रात को सब कचरा फैलाकर जो जाते थे। उसी क्लब के पीछे वाले एरिया में कुछ वीआईपी रूम बनाए गए थे, जहां रात को अगर किसी को रुकना हो तो वो एक रात के लिए बुक कर सकते हैं। हर रात सारे रूम बुक ही रहते हैं। उन्हीं में से एक रूम में इस वक्त एक लड़का एक लड़की एक दूसरे से सांप की तरह लिपट कर सोए थे। उनके कपड़े बेड के नीचे बिखरे पड़े थे। दोनों के ऊपर सफ़ेद रंग की पतली सी चादर डली हुई थी। कमरे में पूरी तरह अंधेरा था। खिड़की दरवाजे सब बंद थे। तभी उस लड़की की आंख खुली। अपने आप को किसी की मजबूत बाहों में पाकर वो मुस्कुरा उठी। अब तक उसने लड़के का चेहरा नहीं देखा था। उसका सर लड़के के सीने के पास था। वो लड़की कल रात की बातों को याद करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे ज़्यादा कुछ नहीं याद आता है। उसे बस इतना याद आ रहा था कि वो आराज के करीब होकर उससे बातें कर रही थी। क्या बात कर रही थी उसे नहीं याद। वो अपने सामने लेटे लड़के के सीने पर हाथ फेरते हुए मुस्कुराकर मन ही मन कहती है, आखिर मेरा प्लान कामयाब हो ही गया। कल शायद मैं कुछ ज़्यादा ही नशे में थी, इसलिए मुझे कुछ याद नहीं। लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है, अब आरांस मेरा है। उसकी पत्नी बनकर अब मैं राज करूंगी पूरे राजवंशी एम्पायर पर। तभी उसके कानों में एक अनजानी मगर मदहोशी भरी आवाज़ पड़ी। क्या हुआ डार्लिंग, रात को सेटिस्फाई नहीं हुई क्या, जो अब भी तुम्हारा मूड बन रहा है? नताशा एक अनजानी आवाज़ सुनकर झट से अपना सिर ऊपर करती है, जहां वो आराज के बदले किसी अनजान शख्स को देखकर दंग रह गई। वो झट से उसकी बाहों से अलग होकर चादर से खुद को ढकते हुए हैरानी भरी आवाज़ में कहती है, तुम कौन हो और यहाँ मेरे साथ क्या कर रहे हो? आराज कहाँ है? वो लड़का भौहें से कोड़कर कहता है, तुम्हें अपनी और मेरी हालत देखकर क्या लग रहा है? रात भर हमने क्या किया है? और ये आरांस कौन है? उसकी बात सुनकर नताशा गुस्से से चीखते हुए कहती है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? बिना मेरी परमिशन के तुमने मेरे साथ वन नाइट स्टैंड कैसे किया? ओह, तुम्हें मैं क्या कोई ऐरा गैरा लगता हूँ जो तुम्हारा फ़ायदा उठाऊंगा? कल तुम खुद ही नशे की हालत में मेरे पास आई थी और वन नाइट स्टैंड की बात कर रही थी। फिर भला मैं क्यों मना करता? वो लड़का नताशा को घूरते हुए बोला। नताशा मनी मन खुद को कोसते हुए कहती है, ओह नताशा, क्या जरूरत थी तुझे इतना पीने की?
आरांस पता नहीं कहाँ होगा। भाई को जब प्लान फेल होने का पता चलेगा तो वो मुझे जिंदा ही गाड़ देंगे। जो भी हो, पहले यहाँ से निकलना होगा। उसको सोच में खोया देखकर वो लड़का शरारती मुस्कुराहट के लिए कहता है, ओए कहाँ खो गई? कहीं रात की यादों में तो नहीं? शट अप यू। अगर ऐसी गलत वर्ड निकाला तो तुम सोच भी नहीं सकती तुम्हारा क्या हाल करूंगा। बात एक रात की हुई थी। चुपचाप अपने कपड़े उठाओ और निकलो यहाँ से। अब तक मजाकिया लहजे में बात करने वाला लड़का अचानक से खूंखार आवाज में कहता है। वहीं नताशा अपने गुस्से को काबू करते हुए अपने कपड़े उठाकर बाथरूम में घुस गई। उसके जाते ही वो लड़का डेविल स्माइल करता है। थोड़ी देर में नताशा रेडी होकर बाहर आई। वो लड़का भी अब तक अपने कपड़े पहन चुका था। इससे पहले कि नताशा जाती, वो लड़का स्माइल करते हुए कहता है, वैसे तुम चाहो तो मेरा नंबर ले सकती हो। बहुत अच्छी हो तुम बेड पर। शट अप। मैं तुम जैसों के मुंह नहीं लगती। वो गुस्से से भरकर बोली, क्यों, क्या मैं हैंडसम नहीं? गौर से देखो, शायद तुम्हारे सारांश से ज़्यादा हैंडसम हूँ। वो लड़का नताशा के करीब जाते हुए सरगोशी भरी आवाज़ में कहता है, जिससे नताशा एक नज़र उसे ऊपर से नीचे तक स्कैन करती है। 6 फुट के करीब हाइट, गेहुआ रंग, हीरो जैसी पर्सनालिटी। चार मैसा की कोई भी खुद को उसकी तरफ अट्रैक्ट होने से रोक ना पाए। वैसे ये कह तो सही रहा है, आराम से कम भी नहीं है, लेकिन आराम से इसका कोई मुकाबला भी नहीं है। वो तो राजा है और मुझे रानी बनना है। नताशा मनी मन हंसते हुए बोली। उसको खुद को ऐसे घूरता देखकर वो लड़का तिरछी मुस्कुराहट लिए कहता है, क्या हुआ, अपने आरांस के पास जाने का इरादा बदल दिया क्या? ऐसा तो मेरी मौत के बाद ही होगा। आरांस सिर्फ मेरा है और मैं उसकी, समझे? वो गुस्से से घूरते हुए बोली और अपनी हील टक टक करते हुए तेज कदमों से चली गई। तो फिर तुम्हारी मौत करीब है, वो लड़का हंसते हुए बोला। तभी उसका फ़ोन बजा। स्क्रीन पर बॉस लिखा था। वो फ़ोन कान पर लगाकर हंसकर कहता है, बॉस, बड़ी लंबी उम्र है आपकी। अभी आपकी ही तो बात हो रही थी। सामने से आरांस की फ्रस्ट्रेशन भरी आवाज़ आई, जस्ट शट अप। वो लड़की दांत बीच कर, कहाँ है? अभी अभी गई है बॉस। वैसे आप श्योर हैं आपको वो नहीं चाहिए? नहीं, क्या है ना, वो बेड पर काफ़ी अच्छी है। वो लड़का बेशर्मी से बेड पर लेटते हुए बोला। उसकी बात सुनकर पहले से फ्रस्ट्रेटेड आरांस और फ्रस्ट्रेट हो गया। वो गुस्से से भरकर कहता है, अपनी बकवास बंद करो। तुम्हारे लिए सब अच्छी ही होती हैं। अपने लिए कोई और ढूंढ लेना, क्योंकि मैं उसका हिसाब बहुत जल्दी करने वाला हूँ। उसकी बात पर वो लड़का एटीट्यूड भरे अंदाज में कहता है, डोंट वरी बॉस, आपको तो पता है कि मैं एक लड़की दोबारा ट्राई नहीं करता। शरारती अंदाज में, वैसे बड़े छुपे रुस्तम निकले आप। आपने शादी कर ली और अपने इतने इम्पोर्टेंट आदमी को नहीं बुलाया। अरे इंडिया के टॉप अंडर कवर सीक्रेट एजेंट की आपकी नज़रों में कोई इज्जत है ही कि नहीं? तुम्हें कैसे पता? उसकी शादी वाली बात पर आराज की आंखें छोटी हो गईं। अब अपने शहर में क्या चल रहा है यही पता नहीं होगा तो फिर क्या फ़ायदा सीक्रेट एजेंट होने का? सबका बायोडाटा होता है मेरे पास। वैसे कभी आऊँगा भाभी जी से मिलने, सरकास्टिक स्माइल करते हुए। वैसे बॉस, कल की रात तो बड़ी यादगार बीती होगी नहीं? जस्ट शट अप। जो काम दिया है वो तो हो नहीं रहा तुमसे। वो खींचकर बोला। क्या बॉस, खाली पीली उस हसीना के भाई के पीछे पड़े हो? वैसे पता किया मैंने, अभी इतना पता चला कि आपके 300 करोड़ उसने पहले किसी फेक अकाउंट में ट्रांसफ़र किए और फिर वहाँ से अपने दूसरे बैंक अकाउंट में, जिस अकाउंट की जानकारी सबके पास नहीं है। वो सिगरेट का धुआं उड़ाते हुए बोला, हाँ आगे पता करो और शाम को तुम्हें एक नया काम मिलेगा। फिलहाल कल रात की सारी जानकारी मुझे सेंड करो। वो आदेशात्मक लहजे में बोला। क्या बॉस, एक काम खत्म ना हुआ कि दूसरे काम का मुहूर्त निकलवा दिया? पता है आपको कितने लोग मेरा वेट कर रहे हैं? पुलिस वाले भी अपना काम मेरे से ही करवाते हैं। वो अपनी तारीफों के पुल बांध ही रहा था कि आरास ने आई रोल करते हुए फ़ोन कट कर दिया। बेचारा, उसका पुल बंधने से पहले ही टूट गया। वो हेलो हेलो करता रह गया, लेकिन तब तक कॉल कट चुका था। वो बेचारा सा मुंह बनाकर अपने फ़ोन को ऐसे घूरता है जैसे वो फ़ोन ना होकर आरांस हो। तो आइए इनके बारे में थोड़ा जान लें। यह है इंडिया के मशहूर अंडर कवर सीक्रेट एजेंट श्याम कश्यप, लेकिन ये खुद को सैम बुलाते हैं। दरअसल इनको इनका नाम खुद पर सूट होता हुआ महसूस नहीं होता, इसलिए इन्होंने श्याम को सैम बना दिया। खैर, नाम से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि इनको कोई सामने से जानता ही नहीं है। लोगों के लिए एक ब्लैक एजेंट के नाम से फेमस हैं, लेकिन ये कौन है किसी को नहीं पता। आज तक न किसी ने इनको देखा
और ना ही कोई इनका नाम जानता है। कोई इनसे मिला नहीं आज तक, सिवाय हमारे हीरो आरांस के। ना कोई प्यार और ना कोई परिवार। ये काम भी सिर्फ अपनी खुशी के लिए करते हैं। लड़कियों को बदलना इनकी हॉबी है, क्योंकि इन्होंने शादी न करने का फैसला किया है। सच ही है, दुनिया के लिए अस्तित्व ही नहीं रखते तो शादी करके फैमिली बना के सिर्फ कमजोरी ही पैदा होगी, ऐसा इनका मानना है। आरांस इनके लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि आज जो कुछ भी है सिर्फ उसी की बदौलत, वरना तो वो एक छोटी सी बस्ती से आता है। यहाँ तक पहुँचकर अपने सपने पूरे करना उसके बस में नहीं था, लेकिन आरांस की बदौलत वो पूरा हुआ। आरांस इस वक्त अपने कमरे में सोफे पर बैठा सैम की बातों के बारे में सोच रहा था। तभी डोर खुला और ध्वनि हाथ में ट्रे लिए अंदर आई। आरांस की नज़र उस पर गई, लेकिन उसने तुरंत नजर फेर ली। ध्वनि एक नज़र उसके सामने रखे खाली शीशे के गिलास को देखती है, जिसमें नींबू पानी था। तभी उसकी नज़र आरांस के हाथ के घाव पर गई, जिस पर उसने सफ़ेद रुमाल बांध रखा था, लेकिन वो भी खून से हल्का लाल हो चुका था। वो गहरी सांस भरकर उसके सामने जाकर टेबल पर वो ट्रे रखकर कहती है, आपकी माँ ने बनाया है, कहकर गई थी कि आपके जागने के बाद आपको दे दूँ। बुखार पूरी तरह ठीक हो जाएगा और फ्रेश भी फील होगा। आराम से एक नज़र उस सूप के बाउल को देखता है, फिर ध्वनि को। उसकी सुई आपकी माँ पर अटकी थी। वो आईब्रोज रेंज करते हुए पूछता है, जब तुम घर के बाकी मेंबर्स को वैसे ही बुलाती हो जैसे मैं बुलाता हूँ, तो फिर मॉम को क्यों नहीं? क्योंकि उन्होंने मुझे बाकी सबकी तरह खुद को माँ बुलाने का हक नहीं दिया है, वो सपाट लहजे में बोली। आरांस को शिवानी जी की उस दिन की हरकत याद आई। वो आगे कुछ नहीं कहता है और बॉल उठा लेता है। वैसे कल रात तुम थर्ड फ्लोर पर गई थी, आरांस को थोड़ी पहले ही उसके सिक्योरिटी गार्ड में बताया था। हाँ, कल रात नर्स को बुलाने गई थी, लेकिन टेंशन मत लीजिए, अंदर नहीं गई थी, वो बेखौफ होकर बोली, क्योंकि उसे पता था कि आरांस उससे पूछेगा ही। उसने कल रात ही उसके फ़ोन पर गार्ड के कॉल आते देख लिए थे, लेकिन आरांस कॉल लेने की हालत में नहीं था। दोपहर का वक्त था। आरांस एक्सप्रेशन लेस चेहरे के साथ किसी राजा की तरह सोफे पर पैर चढ़ाकर बैठा हुआ था। इस वक्त उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर उसके मूड का अंदाजा लगा पाना बेहद मुश्किल था। उसके सामने क्लब के सारे स्टाफ सर झुकाए मौजूद थे। मैनेजर खड़े खड़े अपना पसीना पोंछ रहा था। आरांस के पीछे समीर और शेरा खड़े थे। शेरा खूंखार नजरों से वहां मौजूद सभी को देख रहा था। आखिर उन्हीं में से किसी ने उसके बॉस को ड्रग्स वाला बाइंजो दिया था। तभी आरांस की एरोगेंट आवाज़ वहां गूंजी, जिसने भी कल अपनी होशियारी दिखाई थी, वो सीधे सीधे मेरे सामने आए। और हाँ, मुझे अपनी बात रिपीट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसकी बात सुनकर सब एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। आरांस उन सभी को देखकर अपनी मुट्ठियां कसते हुए दहाड़ते हुए कहता है, आई सेड कम इन फ्रंट मी। उसकी आवाज़ सुनकर एक पल को सब कांप गए और डर से 2 कदम पीछे चले गए। तभी उन्हीं स्टाफ मेंबर्स में से एक कपकपाते पैरों को लेकर सामने आया। उसे देखकर बाकी सब चैन की सांस लेते हैं। अगर वो बाहर नहीं आता तो बाकी सबको भी आरांस के गुस्से का सामना करना पड़ता। सॉरी सर, मैंने गलती से। वो बेटर अटकता हुआ बड़ी मुश्किल से कुछ शब्द अपने गले से निकाल पाया। उसकी बात सुनकर आरांस सोफे पर लीन होकर स्mirk करते हुए कहता है, गलती? सीरियसली? मैनेजर की ओर देखते हुए, लगता है तुम्हारी कमाई कुछ ज़्यादा हो गई है, तभी तो क्लब में ड्रग्स मौजूद है। मैनेजर तुरंत हड़बड़ाकर कहता है, नहीं सर, हमारे क्लब में कोई ड्रग्स मौजूद नहीं है। हमें आपके रूल्स अच्छे से याद हैं। फिर ये तुम्हारा स्टाफ ऐसा क्यों बोल रहा है कि गलती से उसने मुझे वो ड्रिंक सर्व की? इसका मतलब यहाँ मुझसे छिपाकर तुम ड्रग्स भी बेचते हो? एम आई राइट मैनेजर? आरास अपने दोनों हाथों की उंगलियां आपस में फंसाकर सरकास्टिक स्माइल करते हुए बोलता है, नो सर, वो झूठ बोल रहा है। मैनेजर हकलाते हुए कहता है। आरास अब उसी स्माइल के साथ गर्दन टेढ़ी करके उस समय वेटर की तरफ देखकर कहता है, अब सच बोलोगे या? आरास के इतने खतरनाक एक्सप्रेशन देखकर उस वेटर की डर से हालत खराब हो गई। वो घबराते हुए कहता है, सर मैं बताता हूँ। वो कल आपके आने से पहले एक लड़की मेरे पास आई। उसके पास ड्रग्स का पैकेट पहले से था। उसने मुझे 50,000 दिए और बस ड्रग्स वाला वाइन आपको देने को कहा। मैं लालच में आ गया था सर, मुझे माफ़ कर दीजिए। वो बेटा आरास के पैरों में गिरा हुआ था। लालच? क्या तुमने नहीं सुना? लालच इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। बट आई एम श्योर
कि आज के बाद तुम्हें यह बात हमेशा याद रहेगी। बॉस वेटर को देखते हुए आंखों में खतरनाक भाव लिए कहता है, समीर मेक श्योर ही डज नॉट गेट इवन ए स्मॉल जॉब एनीवेयर इन मुंबई। समीर, यह सुनिश्चित करो कि इसे पूरे मुंबई में कहीं भी छोटी सी भी जॉब न मिले। नहीं सर, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। माफ़ कर दीजिए मुझे। मेरी फैमिली का क्या होगा? मेरे साथ साथ मेरी फैमिली भी बर्बाद हो जाएगी सर। वो बेटर रोते हुए हाथ जोड़कर कहता है। चाचा, ये सब तो लालच करने से पहले सोचना था ना। अच्छी खासी सैलरी मिल रही थी ना। लेकिन लालच के चक्कर में देखो कैसी हालत हो गई तुम्हारी। आरांस अफसोस में सर हिलाकर बोला। फिर वो मैनेजर की तरफ देखता है। उसकी नज़रें अपनी ओर देखकर बेचारे मैनेजर की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। लगता है पहले ही बहुत पैसा कमा चुके हो, नहीं? रूल्स याद नहीं रहते तुम्हें? तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना क्लब को बंद कर दूं। आरांस आईब्रोज रेंज करते हुए बोला। नहीं सर, क्लब बंद मत कीजिए। मुझे अच्छे से आपके सारे रूल्स याद हैं एंड ट्रस्ट मी, मैं सब फॉलो करता हूँ। वो डर के मारे झट से अपनी सफाई पेश करता है। फिर ड्रग्स क्लब में अंदर आया कैसे? क्या मैंने तुम्हें पहले ही नहीं बताया था कि ना ही ड्रग्स यहाँ अवेलेबल होना चाहिए और ना ही बाहर से अंदर आने चाहिए? आरांस एकदम से गुस्से से भरकर कहता है। सॉरी सॉरी सर, अब पूरी टाइट सिक्योरिटी रहेगी। आपसे कोई गलती नहीं होगी। आप क्लब बंद मत कीजिए, मैनेजर लगभग गिड़गिड़ाते हुए बोला। भले ही नाइट आई क्लब राजवंशी परिवार का था, लेकिन उसका इनकम इतना ज़्यादा था कि मैनेजर काफ़ी लग्जीरियस लाइफ एंजॉय कर रहा था। अगर क्लब बंद हो जाता तो वो ऐसी लाइफ फिर कहाँ एंजॉय कर पाता। यहाँ लोग दिन रात मेहनत करके बड़ी मुश्किल से गुजारा करते थे, वहीं उसे बिना कोई ज़्यादा मेहनत के इतनी अच्छी लाइफ मिल रही थी। ये क्लब के मैनेजर की पोस्ट उसके लिए पैसा छापने वाली मशीन की तरह ही थी। इसे कैसे वो अपने हाथ से जाने दे सकता था? उसकी बात सुनकर आराम सख्त एक्सप्रेशन लिए कहता है। यह फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग है मैनेजर। यस यस सर। मैनेजर मनी मन राहत की सांस लेता है। आराम सब अपनी जगह से कोट ठीक करते हुए खड़ा हुआ और लंबे टक भरता हुआ वहां से निकल गया। उसके पीछे ही शेरा और समीर भी निकल गए। वो यहाँ कुछ जानने नहीं आया था, सिर्फ धोखेबाजों को सजा देने ही आया था और मैनेजर को वार्न करने। इस तरफ राजवंशी विला में इस वक्त सिर्फ कामनी जी ही मौजूद थी, जो अपने कमरे में टीवी पर टाइम पास कर रही थी। वहीं ध्वनि और सरला जी राशि के कमरे में मौजूद थे। ध्वनि ने इस वक्त घर की मेड वाला ड्रेसअप किया हुआ था। दरअसल ये आइडिया सरला जी का था। उन्होंने एक ज़बरदस्त आइडिया ढूंढ निकाला था। ध्वनि को सर्वेंट क्वार्टर की तरफ भेजकर वहां से ये मेड वाली ड्रेस पहनकर आने को कहा, क्योंकि उधर कोई कैमरा नहीं है। ध्वनि मेड बनकर मास्क लगाकर अंदर आई और सरला जी के साथ खाने की ट्रॉली लेकर थर्ड फ्लोर पर गई, जिससे वह सिक्योरिटी रूम वाले गार्ड को शक भी नहीं हुआ, क्योंकि वो सरला जी के साथ थी। आज महाशिवरात्रि का दिन था। हर साल की तरह इस साल भी मंदिर में होने वाला शिव अभिषेक राजवंशी परिवार ही करने वाले थे। हर साल ये आरास अकेले करता था, लेकिन इस साल आरास के साथ ध्वनि भी उसकी अर्धांगिनी के रूप में मौजूद थी। इस बार वो दोनों साथ अभिषेक करने वाले थे, जिसके लिए पहले ही तैयारियां हो चुकी थी। अनीता जी ने ध्वनि को साड़ी और उसके साथ पहनने वाले गहने दे दिए थे। एक दिन पहले ही सबके हाथों में मेहंदी रची जा चुकी थी। ध्वनि गोल्डन रंग की बॉर्डर वाली मैरून रंग की साड़ी पहने तैयार थी, जिसे उसने सलीके से बांध रखा था। दोनों हाथों में मेहंदी, साथ में भरी भरी साड़ी से मैच करती चूड़ियां, खुले बाल, मांग में भरा लाल सिंदूर, गले में आरास की पहनाई मंगलसूत्र, पैरों में दुल्हन वाली पायल पहने वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। अभी तैयार होकर वो खुद को आईने में निहार ही रही थी कि बाहर से सरला जी की आवाज़ आई। ध्वनि, सब नीचे आपका इंतजार कर रहे हैं। जी काकी, अभी आई, कहते हुए वो कमरे से निकली। उसे देखकर सरला जी मुस्कुराकर कहती हैं, आप हमेशा सादगी में भी बहुत खूबसूरत लगती है। अगर आपने मालकिन के दिए हुए जेवर पहने होते तो बिल्कुल रानी लगती आप। रानी बनकर महलों में कैद होने से ज्यादा आम इंसान बनकर आजाद रहना पसंद है मुझे। ध्वनि मुस्कुराकर इस एक वाक्य में बहुत कुछ बोल गई। सरला जी भी सर हिलाकर उसके साथ नीचे आईं, जहां सिर्फ आरास को छोड़कर पूरा राजवंशी परिवार इकट्ठा था। ध्वनि वहां मौजूद सभी लेडीज को देखती है। सभी ने ज्वेलरी पहन रखी थी। हालांकि उन सब ने भी कोई भारी ज्वेलरी नहीं पहनी थी, लेकिन उनका रूप किसी रियासत की रानियों जैसा ही निखर रहा था। इन सब में सिर्फ ध्वनि ही थी जिसने कोई खास ज्वेलरी नहीं पहनी थी।
दरअसल ध्वनि को इन जेवरात की कभी आदत ही नहीं थी। इन समय उसे घुटन महसूस होती थी और वो पूजा किसी घुटन में रहकर नहीं बल्कि शांति से पूरे मन से करना चाहती थी। इसलिए उसने पहले ही अनीता जी से वो गहने ना पहनने के लिए परमिशन ले ली थी। गहनों के नाम पर बस पहली रसोई में जो अनीता जी ने उसे कंगन दिए थे वही पहना था, लेकिन इन सब के बावजूद वो वहाँ सबसे सुंदर लग रही थी। आखिर आपने गहने नहीं ही पहने? अनीता जी ध्वनि को देखकर सिर हिलाकर कहती हैं। सॉरी दादी, लेकिन उन सबको पहनकर मैं पूजा नहीं कर पाती। वैसे भी जो श्रृंगार जरूरी है वो तो हो ही गए, गहनों की क्या ही जरूरत है। हाँ, लेकिन बाहर सब क्या कहेंगे? राजवंशी परिवार की बहू और एक भी गहने नहीं। इस बार कामनी जी मुंह बनाते हुए बोली। चाची जी, किसी को पता कहाँ है मेरे बारे में, कोई कुछ नहीं कहेगा। ध्वनि मुस्कुराकर बोली। हाँ, और वैसे भी ध्वनि को किसी गहने की जरूरत ही नहीं है। देखिए, बिना किसी खास श्रृंगार के ये राजकुमारी लग रही हैं। अनीता जी मुस्कुराकर बोली। न जाने क्यों, लेकिन अनीता जी को ध्वनि कुछ ज्यादा ही पसंद थी। अरे भाई, अब आप सबका हो गया तो हम चलें? अभिषेक जी सिर हिलाकर बोले। अंश कहाँ है? कब तक आएगा? इस बार शिवानी जी पूछती हैं। भाभी, वो सीधे मंदिर ही आएगा। रंजीत जी हाथ में फोन लिए बोले। वो अभी अभी आराम से ही बात करके आ रहे थे। ठीक है, चलिए। आज मंदिर में जमकर लोग इकट्ठे हुए थे। हर जगह लोगों का जमावड़ा था, जिसे राजवंशी परिवार के बॉडीगार्ड्स रास्ते से साइड कर रहे थे, क्योंकि अभी कुछ ही देर में राजवंशी परिवार वहां पहुंचने वाला था। उनके पहुंचने से पहले रास्ता क्लियर करके सेफ्टी का ध्यान रखना था। सभी बॉडीगार्ड्स उस भीड़ को लाइन लगवा रहे थे। कुछ 10-15 मिनट की मेहनत के बाद आखिरकार वहां उमड़ी भीड़ अब लाइन में आ चुकी थी। भीड़ का रास्ता साफ था, जहां गार्ड्स अपनी अपनी पोजीशन लेकर खड़े थे। कुछ ही देर में राजवंशी परिवार की कारों का काफिला वहां पहुंचा। एक के बाद एक सब बाहर आए, लेकिन कोई उन सबको देख नहीं पा रहा था, क्योंकि गार्ड्स ने उन्हें घेर रखा था। अब तक तो ध्वनि को भी गार्ड्स की आदत हो ही गई थी। सब सीढ़ियां चढ़ते हुए अंदर पहुंचे, जहां चौहान परिवार और अवनी का परिवार पहले से ही मौजूद था। ध्वनि को देखकर आद्या जी की आंखें खुशी से नम हो गईं। भले ही शादी जैसे भी हुई हो, लेकिन उनकी बेटी उन्हें इस वक्त कहीं की राजकुमारी की तरह ही दिख रही थी। ध्वनि अपने परिवार से मिली, कृति भी वहीं थी। फिर चौहान परिवार से भी मिलना हुआ। मंदिर में सारी तैयारियां हो चुकी थीं, मुहूर्त का समय भी हो चुका था। अब इंतजार था तो बस आराम का। रुद्रंश को कॉल लगाइए। कहाँ है वो? आज उन्हें ऑफिस जाने की जरूरत ही क्या थी? अभिषेक जी अफसोस करते हुए बोले। जी पापा। रुद्र जी तुरंत आराज को कॉल लगाते हैं, लेकिन तभी भीड़ की आवाज बढ़ती हुई सी लगी। सीढ़ियों के नीचे से किसी के आने की आहट हुई। रुद्र जी ने तुरंत कॉल कट किया। सामने से आराज बड़े रौब से चलते हुए आ रहा था। मैरून रंग का कुर्ता, गोल्डन पैजामा, एक हाथ में ब्रांडेड घड़ी और दूसरी में रुद्राक्ष। बालों को जेल से सेट किए हुए वो बेहद दिलकश लग रहा था। इस वक्त उसे देखकर सबको किसी राजा का एहसास हो रहा था। ऐसी रोबदार पर्सनालिटी देखकर वहां आई लड़कियों की नज़र उस पर से हट ही नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वो उसे ही देखने यहाँ आई हो। उसके साथ ही समीर, अमित, विवेक और नकुल भी थे। चारों तरफ से गार्ड्स ने उन्हें घेर रखा था। वो चलते हुए सबके पास पहुंचे। अमित की नज़र सीधे कृति पर अटकी। डार्क ग्रीन रंग के सूट में वो बेहद हसीन दिख रही थी। कृति भी उसे देखकर मुस्कुरा दी। अमित ने भी आज उसी रंग का कुर्ता जो पहना था, या फिर यूं कहें कि दोनों ने ही जानबूझकर एक दूसरे से मैचिंग कपड़े पहने थे। कितनी देर लगती है तुम सबको आने में? शिवानी जी उन सभी को लगभग डांटते हुए बोली। आखिर मुहूर्त कोई खेल नहीं होता। अब आ गए ना मॉम, तो जल्दी शुरू कीजिए। आराम साई रोल करते हुए बोला। ध्वनि, आइए। अनीता जी उसे पुकारती हैं। तभी आराज की नज़र ध्वनि पर गई, जो अब तक कृति के साथ खड़ी थी, इसलिए उस पर नजर नहीं गई थी। लेकिन अनीता जी के बुलाने पर वो आगे आई। वो अब ठीक आराज के सामने थी, जिसे देखकर आराज की आंखें चार हुए जा रही थी। ध्वनि हमेशा ही साड़ी में खूबसूरत लगती थी, लेकिन वो कमतर ही साड़ी पहनना करती थी। सिर्फ एक से दो बार ही आराज ने उसे साड़ी में देखा था, और जब भी वो उसे साड़ी में देखता था, तब उसकी धड़कनों के साथ ही आंखें भी बगावत पर उतर आती थी। आराज अभी अपनी पत्नी को निगाहें भरकर देख ही रहा था कि विवेक अपने कंधे से उसके कंधे पर हल्का धक्का देते हुए शरारती लहजे में कहता है। अब देर नहीं हो रही?
उसकी हरकत से आराज की तंद्रा भंग हुई। वो ध्वनि पर से अपनी नजरें हटाकर विवेक को आंखें छोटी करके देखते हुए कहता है, तुझे क्यों अब जल्दी हो रही है? क्या बातें कर रहे हैं आप दोनों? हंस, आइए यहाँ, ध्वनि के साथ खड़े होइए। अनीता जी उन दोनों को खुद में बिजी देखकर डपटते हुए कहती हैं। वहीं ध्वनि की नजरें अब जाकर आरांस पर ठहरी। उसे देखकर ऑफ कोर्स हर लड़की की तरह उसकी भी नजरें उस पर ठहरी। वाकई बहुत हैंडसम था उसका पति। इस बात से वो कभी इनकार नहीं कर पाती थी। आरांस के होते हुए उसकी नज़र वहाँ आसपास मौजूद लड़कियों पर अटकी, जो आरांस को ही घूर रही थी। हद तो तब हो गई जब उसकी नज़र विवाहित लड़कियों पर गई। हे महादेव, यहाँ महाशिवरात्रि की पूजा करने आई हैं और अपने पति से ही वफादारी नहीं, किसी दूसरे के पति को कैसे तार सकती हैं ये सब? ध्वनि मनी मन हैरान और क्रोधित दोनों ही थी। खैर, अब वो उन सबका कुछ कर तो सकती नहीं थी, इसलिए अपना ध्यान पूजा पर लगाती है। वो आंचल सर पर रखकर अपनी जगह खड़ी हो गई। आरांस भी उसकी बगल में खड़ा हो गया। गौरी शंकर की मूर्ति के आगे वहाँ बड़ा सा शिवलिंग स्थापित किया गया था। वहाँ अभिषेक के लिए पहले से सारी सामग्री रखी हुई थी। पूजा शुरू हुई। मंदिर में अब एकदम शांति पसर गई। दो चार पंडित जी के मंत्रोच्चार की ध्वनि वहां गूंजकर पूरे वातावरण को शुद्ध कर रही थी। पंडित जी मंत्रोच्चार करते हुए एक के बाद एक घड़ा उन दोनों को दे रहे थे, जिससे दोनों साथ महादेव का अभिषेक कर रहे थे। सबके हाथ जुड़े हुए थे। सभी अपने मन में प्रार्थना कर रहे थे। सबकी अलग अलग प्रार्थना थी, लेकिन होना तो आखिरकार वही है जो महादेव चाहें। धीरे धीरे महादेव का महाअभिषेक खत्म हुआ। अब परिवार के बाकी सदस्य जोड़े में अभिषेक कर रहे थे। सभी भक्ति भाव में डूबे थे, लेकिन इन सबसे अलग नकुल की गंदी नजरें शुरुआत से ही ध्वनि पर टिकी हुई थी। आज उसे देखकर उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे अब वो और इंतजार नहीं कर सकता। ध्वनि आराज के साथ हाथ जोड़े खड़ी थी। उन दोनों को देखकर नकुल मनी मन खुद से कहता है, अब बस बहुत हुआ। प्रॉपर्टी तो साइन करवा ही लूंगा, लेकिन मुझे इस लड़की को अपना बनाना है। ऐसी खूबसूरती अगर मैंने नहीं चखी तो फिर जिंदगी का क्या मजा। ध्वनि आरांस राजवंशी बहुत जल्द तो मेरे बेड पर होगी। उसके होंठों पर इस वक्त जहरीली मुस्कुराहट थी, जो ध्वनि पर आने वाले खतरे का संकेत थी। ध्वनि खूबसूरत थी और इसमें कोई शक नहीं था, लेकिन खूबसूरती को अभिशाप बनते देर नहीं लगती। ये ध्वनि की खूबसूरती ही तो थी जिसके कारण वो नकुल जैसे शैतान की नज़रों में आ गई। नकुल की नज़रें अभी भी ध्वनि पर टिकी हुई थीं। तभी अचानक उसके ऊपर घंटी टंगी न जाने कैसे खुलकर गिरी। हाँ, पूजा के बीच उसकी चीख वहां गूंजी। अचानक उसकी चीख सुनकर सभी की हैरत अंगेज नजरें उस पर गईं। उसके पास खड़े एक बॉडीगार्ड ने तुरंत हरकत की और उसे संभाला। आराज, अमित और समीर उसकी तरफ भाग कर आए। उसके सर से खून निकल रहा था। उसका हाथ अपने सर पर था। वो तो अच्छा था कि वो जिस जगह खड़ा था वहां ऊपर छोटी घंटी लटकी हुई थी, वरना अगर बड़ा घंटा होता तो वो तो सीधा नरक ही सिधार जाता। वैसे महादेव के मंदिर में आकर उनकी ही भक्त को कोई ऐसी गंदगी भरी नजरों से देखेगा तो ऐसा ही होगा ना। खैर, ये तो बस शुरुआत थी। सर, आप ठीक तो हैं? समीर नकुल को देखकर चिंतित आवाज में बोला। अबे पागल है क्या? दिख नहीं रहा मेरा सर फट गया है? नकुल उसकी बात पर गुस्से से चीखते हुए बोला। हे ब्रो, कम डाउन। लगता है भगवान को आपका यहाँ आना पसंद नहीं आया। अमित आंखें चढ़ाते हुए बोला, जिस पर नकुल दर्द भरी नजरों में बेहिसाब गुस्सा लिए उसे घूरता है। वहीं आरास अमित की बात पर उसे टोकते हुए कहता है, शट अप अमित, तुम देख नहीं रहे उसे कितनी चोट आई है? ओके, आप ही देखो। इतना कहकर अमित कंधे उचकाकर वापस गति के पास जाकर खड़ा हो गया। उसे मानो कोई फर्क ही ना पड़ा हो। चलो, तुम्हें डॉक्टर की जरूरत है। आरास उसका चोट देखते हुए बोला। साहब, पूजा ऐसे बीच में छोड़कर नहीं जा सकते, रचना जी ने सख्ती से कहा। हाँ, आप उन्हें गार्ड्स के साथ भेज दीजिए। अनीता जी भी रचना जी की बातों का समर्थन करते हुए कहती हैं। नकुल दर्द भरी आवाज में कहता है, इट्स ओके आरांस, मैं गार्ड्स के साथ चला जाऊंगा। अभी तेरा यहाँ रहना जरूरी है। उसकी बात सुनकर विवेक का मुंह बन गया। वो सर हिलाकर आराम से कहता है, पूजा को ऐसे और ज्यादा टाइम नहीं रोक सकते। उसका खून भी बहता जा रहा है। उसे गार्ड के साथ जल्दी भेज दो। आरास अपने दो गार्ड्स को नकुल को हॉस्पिटल लेकर जाने को कहता है। जाते जाते वो एक नज़र ध्वनि को देखते हुए जाता है। नकुल के जाने के बाद आरास हल्के गुस्से से पंडित जी की तरफ देखकर कहता है, आप ये सब चेक नहीं करते? अगर अभी कोई बड़ा एक्सीडेंट हो जाता तो?
पंडित जी हल्की हड़बड़ाहट में कहते हैं, यजमान, ये सब अच्छे से जांच होता है। सुबह तक तो मजबूती से बंधा हुआ था, अब अचानक कैसे खुल गया हमें नहीं पता। हंस, ये मंदिर है, यहाँ कोई भी चीज महादेव की मर्जी के बगैर नहीं होती। उन्हें जो चोट लगी है वो उनके कर्मों का ही फल है। अब आप पूजा पर ध्यान दीजिए। अभिषेक जी सख्ती से बोले। महाराज गहरी सांस लेकर वापस धोनी के पास खड़ा हो गया। पूजा वापस शुरू हुई, लेकिन इस बार धोनी पर बुरी नजर डालने वाला वहां मौजूद नहीं था। पूजा अब तक खत्म हो चुकी थी। अब वहां आए भक्त शिवलिंग की पूजा कर रहे थे। धोनी और आरांस बाहर बैठे गरीबों को खाना और कपड़ा दे रहे थे। यह हर साल का ही नियम था, जिसे इस बार धोनी भी निभा रही थी। सब कुछ खत्म होने के बाद सब लोग वापस जाने के लिए निकले। इस बार धोनी आरांस के साथ बैठी थी। इन सबसे अलग हमारे अमित और कृति इस वक्त मंदिर के पीछे हाथ में हाथ डाले बैठे हुए थे। अमित ने सबको खुद को बाद में आने का कह दिया था, तो वहीं कृति सबके लिए बहुत पहले ही जा चुकी थी। ये प्यार में छिप छिप कर मिलने का एहसास भी बेहद नया और खास होता है, जिसे याद कर बदन में गुदगुदी सी होती है। अमित और कृति भी इस वक्त अपने नए नए प्यार में यही सब महसूस कर रहे थे। हे शेरनी, कल तुम फ्री हो क्या? अमित प्यार से पूछता है। उसकी बात पर अचानक कृति अपना हाथ झटक खड़े होते हुए नाराजगी से कहती है, फ्री हूँ या नहीं ये बाद में बताऊंगी। पहले तुम मुझे ऐसे नामों से बुलाना बंद करो और मेरे नाम से बुलाओ। उसके ऐसे रिएक्शन पर अमित चौंक कर खड़ा होते हुए कहता है, अरे अब तुम्हें क्या हो गया? इतनी जल्दी तो छिपकली भी रंग नहीं बदलती जितनी जल्दी तुम्हारा मूड बदलता है। कृति आंखें छोटी करके उसे घूरते हुए कहती है, अच्छा तो जाओ उस छिपकली के साथ ही नैन मटक्का करो। हूँ। वो गुस्से में मुड़ी और पैर पटक कर जाने लगी। अमित हड़बड़ाकर उसके पीछे भागते हुए बोला, हे छिपकली। कृति पलटकर उसे और गुस्से से घूरती है, जिस पर अमित आंखें बड़ी करके अपने मुंह पर हाथ रख लेता है। अमित, तू भी ना, क्या जरूरत थी कैची जैसी जुबान रखने की? लो, अब वो हो गई वापस नाराज। वो मन ही मन खुद को डपटते हुए बोला। बात मत करना तुम मुझसे। कृति उसकी तरफ उंगली पॉइंट कर उसे घूरते हुए बोली, सॉरी सॉरी, अब इन नामों से नहीं बुलाऊंगा। पक्का प्रॉमिस? सुनो। अमित उसके पीछे भागते हुए माफी मांग रहा था। वहीं कृति मुंह बनाकर तेज कदमों से आगे चल रही थी। आरांस इस वक्त अपने स्टडी रूम में था। उसके सामने लैपटॉप खुला पड़ा था, लेकिन आज उसका मन काम में बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। पीछे कुछ दिनों में इतना कुछ हुआ, सब उसकी आंखों के आगे किसी मूवी की तरह चल रहा था। फ्लैशबैक। मैंने तुम पर भरोसा किया और तुमने क्या किया? अभी तक तुमने आरांस राजवंशी की दोस्ती देखी थी, लेकिन अब दुश्मनी देखने के लिए रेडी रहना नकुल। आरांस की आंखों में इस वक्त बेहिसाब गुस्सा था। नाइट आई क्लब से निकलने के बाद वो सीधे नकुल के घर ही आया था। इस वक्त नताशा और नकुल उसके सामने किसी अपराधी की तरह सर झुकाकर खड़े थे। नकुल आंसू भरी आंखों से आरांस को देखते हुए कहता है, मैं जानता हूँ मैंने गलती की है, लेकिन मेरा तेरे से धोखा करने का कोई इरादा नहीं था। सर झुकाकर, मेरी बहन तुझसे प्यार करती है। मैंने उसे कितना समझाया, लेकिन वो मान ही नहीं रही थी। उसने खाना पीना सब छोड़ दिया था। अब तू ही बता, एक भाई अपनी बहन को ऐसे देख सकता है क्या? मैं भी नताशा को मना नहीं कर पाया। मैं जानता था कि तू कभी इसे शादी के लिए नहीं मानेगा, अफसोस भरे लहजे में। इसलिए इसकी जिद के आगे मजबूर होकर मैंने वो प्लानिंग की थी। इन सब से यकीन मान, मैं भी कोई खुश नहीं था, लेकिन बहन के लिए मुझे यह करना पड़ा। इससे आगे मैं अपनी सफाई में कुछ नहीं कहूँगा। जैसा तुझे ठीक लगे, तू मुझे सजा दे सकता है। नकुल आराज के पैरों में गिरकर नम आंखों से उसे देखते हुए कहता है। वहीं नताशा भी रोते हुए आराम से कहती है, मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने ही भाई को इमोशनल ब्लैकमेल किया था। वो तो ये सब करना भी नहीं चाहते थे। उनकी इस सब में कोई गलती नहीं है। मैं प्यार में अंधी हो गई थी, लेकिन अब मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। प्लीज़ एक बार मुझे माफ़ कर दो। अगर तुम्हें कोई सज़ा देनी भी है तो मुझे दो। भाई की इसमें कोई गलती नहीं है। नताशा और नकुल के नकली आंसू देखकर आरांस गहरी सांस लेकर खुद के गुस्से को कंट्रोल करता है। अभी तक उसने 300 करोड़ की बात उससे नहीं कही थी। उसके बारे में वो पहले सब खुद से पता लगाना चाहता था। अभी बस वो ड्रग्स वाली बात करने यहाँ आया था, जिस पर नकुल और नताशा की बातें सुनकर वो सख्त एक्सप्रेशन लिए कहता है, आज के बाद तुम्हारी बहन मेरी आंखों के सामने नहीं आनी चाहिए। तुम मेरे दोस्त हो, इसलिए एक आखिरी मौका दे रहा हूँ, वरना मुझे धोखेबाजों से सख्त नफरत है। लेकिन याद रखना,
एक और धोखा तुम्हें बर्बाद कर सकता है। तुम मेरे साथ बहुत टाइम से हो, तो इतना तो जानते ही होगे कि मैं क्या कर सकता हूँ। आरांस ने नकुल को लास्ट वार्निंग के साथ साथ धमकी भी दे डाली। आज के बाद मेरी बहन तेरे सामने नहीं आएगी। थैंक्स हमें माफ करने के लिए, नकुल से रिलाकर कहता है, जिस पर आरांस बिना कोई खास रिएक्शन दिए वहां से निकल गया। उसके जाते ही दोनों के होठों पर खतरनाक मुस्कुराहट फैल गई। अच्छे से जानता हूँ तुम क्या कर सकते हो, बट सिर्फ तब तक जब तक तुम्हारे पास पैसा और पावर है। लेकिन तब क्या हो जब वो सब मेरे हों? नकुल तिरछी मुस्कुराहट के साथ अपने आंसू उंगली पर लेकर उड़ाते हुए बोला। इसे बेवकूफ़ बनाना कितना आसान है ना? नकुल हंसते हुए दरवाजे की तरफ देखकर बोला। द ग्रेट बिजनेसमैन आरास राजवंशी, जिसे सब डरते हैं, हम दोनों से कितनी आसानी से बेवकूफ़ बना देते हैं। नताशा खुद पर घमंड करते हुए बोली। अब बस एक दो दिन में प्रॉपर्टी साइन हो जाएगी, फिर इससे हाथ ना जुड़वाए तो मेरा नाम भी नकुल नहीं। वो उसकी धमकी याद करते हुए बोला। आपने कुछ प्लान किया है क्या? उसकी बात सुनकर नताशा उसकी तरफ सवालिया नजरों से देखते हुए बोली। हाँ, और इस बार ये प्लान बिल्कुल भी फेल नहीं होगा। वो गहरी मुस्कुराहट लिए बोला। शायद उसने सच में कुछ बड़ा प्लान किया था। फ्लैशबैक एंड आराज का मन इन्हीं सब में उलझा हुआ था। वो गहरी सांस भरकर अपना काम वहीं रोककर अपने रूम की तरफ चला गया। आराज रूम में आया। उसने एक नज़र पूरे कमरे पर डाली जहाँ इस वक्त ध्वनि मौजूद नहीं थी। फिर उसकी नज़र बालकनी के खुले दरवाजे पर गई। उसे लगा वो शायद वहाँ होगी। यही सोचकर वो फ्रेश होने के इरादे से बाथरूम की तरफ चला गया। इससे पहले कि वो हाथ बढ़ाकर गेट खोल पाता, तब तक अचानक गेट अपने आप खुला और ध्वनि बाहर आई। उसका ध्यान सामने खड़े आरांस पर नहीं गया था और वो आगे आते ही उसके सख्त सीने से टकरा गई। आरांस के सख्त सीने के टकराने के कारण उसके सर पर चोट लग गई, जिसके कारण उसके पैर भी लड़खड़ा गए। लेकिन वो गिरती उससे पहले आरांस अपनी फुर्ती दिखाते हुए उसे संभाल लेता है। अब आरांस के दोनों हाथ ध्वनि की कमर पर थे। इस वक्त वो दोनों बेहद पास थे, लेकिन अभी दोनों का ही ध्यान इस करीबी पर नहीं गया था। आप यहाँ क्यों खड़े थे? गेट से दूर हटकर खड़ा होना चाहिए था ना? ध्वनि अपना सिर सहलाते हुए बोली। ज्यादा लगी क्या? आराज के लहजे में फिक्र थी, लेकिन फिर भी उसने माफी मांगने की जहमत नहीं उठाई। अब उसकी गलती भी नहीं थी। वो इतना बड़ा बिजनेसमैन था। अगर वो माफी मांगता तो उसकी इज्जत न कट जाती। खैर, ध्वनि अपना सिर ऊपर कर आराज को घूरती है। उसका चेहरा अपने इतने करीब देखकर अब उसका ध्यान उन दोनों की करीबी पर गया। वो इधर उधर देखते हुए कहती है, मैं ठीक हूँ, छोड़िए मुझे। आरांस उसकी असहजता भाप कर उसे ठीक से खड़ा करते हुए थोड़ी दूरी बना लेता है। वैसे आपको और ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके दिए मोहलत में से 20 दिन ख़त्म हो चुके हैं। बस कुछ दिन और अपने कमरे में मुझे झेल लीजिए, फिर कभी आपके सामने नहीं आऊँगी। वो उसकी आंखों में आंखें डालकर कहती है और उसकी बगल से होते हुए निकल जाती है। आरांस बस एक्सप्रेशन लेस चेहरे के साथ उसे जाते हुए देखता रहा। पता नहीं क्यों, लेकिन ध्वनि की बातों ने उसे बेचैन कर दिया था। पहले वो खुद ही उससे दूर रहना चाहता था, उसको अपनी आंखों के सामने बर्दाश्त नहीं कर पाता था। लेकिन अब उसके दूर जाने की बात ने उसके मन में अजीब सी घबराहट और बेचैनी पैदा कर दी थी। लेकिन यह सब उसने खुद कहा था, इसलिए अभी वो कुछ कह नहीं सकता था। वो गहरी सांस भरकर अंदर चला गया। जब वो बाहर आया तब तक ध्वनि सो चुकी थी। एक नज़र उस पर डालकर वो अपने बेड की तरफ बढ़ा ही था, तभी उसका टेबल पर रखा फ़ोन बजा। वो जल्दी से फ़ोन उठाकर देखता है, वही प्राइवेट नंबर था। वो ध्वनि के सामने बात नहीं कर सकता था। एक नज़र ध्वनि पर डालकर वो बालकनी की तरफ चला गया। हाँ बोलो। बॉस, एक इम्पॉर्टेंट बात पता चली है। सामने से सैम जैसे जैसे अपनी बात बोल रहा था, वैसे वैसे आरांस के एक्सप्रेशन डार्क होते जा रहे थे। उसकी हथेली अब तक फ़ोन पर बुरी तरह कस चुकी थी। वो ठंडे लहजे में सैम से कुछ कहता है और फिर कॉल कट कर वहीं से ध्वनि को नज़र भर देखता है। लेकिन इस वक्त उसकी नज़रों में उसके लिए गुस्सा नहीं, बल्कि कुछ अलग से ही भाव थे। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।